हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 और बाकी वीडियोस के अंदर भी हम इन डिटेल बाकी सारे सेक्शंस को देखेंगे। सो प्लीज़ आप देखते रहिए, आपको पूरा जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है वो समझ आ जाएगा। और इसी तरीके से हमने सेक्शन 2 को भी समझा था, जो कि डेफिनेशन की सेक्शन है, और इन डिटेल समझा था, जिससे कि आपको डेफिनेशंस भी अच्छे से समझ आ जाए जो कि इस एक्ट के अंदर दे रखी है। अब हमें सेक्शन 3 देखना है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 का, जिसके अंदर हमें क्या बता रखा है, हमें बता रखा है चार्जिंग के बारे में। यही वो सेक्शन है जिसके चलते जो स्टैम्प ड्यूटी है वो इम्पोज की जाती है। इसको हम चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप अलग अलग टैक्स लॉस पढ़ोगे, जीएसटी पढ़ोगे, या इस तरीके से जितने भी लॉस पढ़ोगे, तो उनके अंदर कोई ना कोई चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन यानी कि जिस सेक्शन की वजह से आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये सेक्शन 3 है इंडियन स्टैम्प एक्ट का, जिस सेक्शन की वजह से जो ड्यूटी है वो इम्पोज की जाती है। तो इसीलिए हम सेक्शन 3 को क्या बोलते हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट के, चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। तो ये हमें क्या बोलता है कि इट प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, एंड द एग्जम्पशन कंटेन इन शेड्यूल 1, यानी कि अगर एक्ट में कहीं पे कुछ मना किया गया है तो उस बात को, और हमें ना इस एक्ट के पीछे एक शेड्यूल दिया गया है जिसको हम शेड्यूल 1 बोलते हैं, और एक ही शेड्यूल है, शेड्यूल 2 कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इन दोनों जगहों पे या तो किसी प्रोविजन के अंदर, किसी सेक्शन के अंदर एक्ट के कहीं पे मना किया गया हो, या कोई एग्जम्पशन शेड्यूल के अंदर दी गई हो। अगर कहीं पे नहीं दी गई है तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके ऊपर क्या लगाई जाएगी, ड्यूटी लगाई जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हमने सेक्शन 2 में समझा था। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आप ये समझ सकते हो, कोई भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी के लिए राइट लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटेंग्विश कर रहे हैं, क्रिएट मतलब इस तरीके की कोई भी चीज़ जहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटी बन रहे हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। तो उसी के ऊपर क्या करते हैं हम, ड्यूटी इंपोज कर देते हैं। तो अगर हमें सेक्शन को पढ़े तो क्या बोलता है, इट प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये बात हमें समझ आ गई, कहीं पे एक्ट में मना किया तो मत लगाना, या कोई एग्जाम्पशन दे रखी है शेड्यूल 1 में तो उस हिसाब से मत लगाना। अदरवाइज क्या बोलता है, जो ये फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स अभी हम देखेंगे, 3 इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, शेल बी चार्जेबल विद ड्यूटी। किस क्या लगेगी, उनके ऊपर ड्यूटी लगेगी ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन शेड्यूल एज अ प्रॉपर ड्यूटी। और वो कितनी लगेगी वो हमें शेड्यूल में ही बता रखा है कि इस इंस्ट्रूमेंट पे इतनी ड्यूटी लगेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, अगर आप शेड्यूल के हिसाब से ड्यूटी पे करोगे तो प्रॉपर ड्यूटी बोलेंगे। सो इट इज कंपल्सरी टू पे प्रॉपर ड्यूटी। अगर आप प्रॉपर ड्यूटी नहीं पे करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने ड्यूटी पे नहीं किया। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी शेड्यूल के अंदर हमें ड्यूटी बता रखी है उस हिसाब से हमें ड्यूटी पे करनी होती है। देन वी ओनली वी विल से दैट प्रॉपर ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। अब किस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमें ड्यूटी पे करनी होती है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन दैट शेड्यूल। तो जो हमारा शेड्यूल 1 है उसके अंदर जो भी हमें हर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट बता रखा है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है। जैसे सेल डीड हो गई, परचेज डीड हो गई, रिलिंक्विशमेंट डीड हो गई, ऐसे हर तरीके की चीज़ बता रखी है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट जो कि शेड्यूल के अंदर हमें बता रखा है, जो कि पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रखा, विच नॉट हैविंग बीन प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन इज एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। अगर कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, कब, और आफ्टर 1 जुलाई 1899। भाई याद, अब तो ये तो वैसे भी इतनी पुरानी बात होगी, एक्ट बनने से पहले की बात है, तो तब के लिए अप्लाई होता था। अभी तो हर एक इंस्ट्रूमेंट पे ही लग रहा होगा, क्योंकि अभी तो बहुत कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि इससे पहले एग्जीक्यूट हुए होंगे। तो 1899 के बाद अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और कौन सी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जो कि हमें शेड्यूल के अंदर बता रखी है। तो सबसे पहले तो हर एक इंस्ट्रूमेंट पे देनी है, एवरी इंस्ट्रूमेंट। दूसरी चीज बोलते हैं ये कि हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके ऊपर आपको ड्यूटी देनी है। कौन से बिल ऑफ एक्सचेंज को छोड़ के, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, कि ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि कैसे पेबल है, डिमांड के ऊपर पेबल है, कि जब मैं सामने वाले के सामने प्रेजेंट करूंगा तब वो मुझे इसकी पेमेंट करेगा। ऐसे वाले बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हमें ड्यूटी पे नहीं करनी। इसके अलावा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उनके ऊपर हमें ड्यूटी पे करनी है। या प्रोमिसरी नोट्स ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया। भाई ऐसे प्रोमिसरी नोट जो कि कहाँ बने थे, इंडिया से बाहर बने थे। यहाँ हमने कहीं इस लोकेशन पे बनाए थे, कहीं पे भी बनाए थे, लेकिन जब उसको एक्सेप्ट करना था आफ्टर द डेट एंड एक्सेप्टेड और पेड, कि भाई एक्सेप्ट किया या पे किया या प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इंडिया के अंदर, या इंडिया के अंदर लेके आया आप उस इंस्ट्रूमेंट को, उसको आपने किसी के और के नाम पे एंडोर्स किया, इंडिया में ही ट्रांसफ़र किया किसी और के नाम पे, तो फिर उसके ऊपर हमें ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होगी, हर एक इंस्ट्रूमेंट, एवरी इंस्ट्रूमेंट other than bill of exchange or promissory note mentioned in that schedule which not having been previously executed by any person is executed out of India। भाई कोई भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट हुआ है
ऑन और आफ्टर दैट डे एंड रिलेट टू एनी प्रॉपर्टी सिचुएट और एनी मैटर और थिंग डन और टू बी डन इन इंडिया इज रिसीव्ड इन इंडिया। लेकिन अब वो क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर आके एग्जीक्यूट हो रहा है किसी भी तरीके से, या उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पे हमें कुछ चीज़ें बता दी कि किसके ऊपर हमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है बाय और ऑन बिहाफ और इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, तीन चीज़ें कि गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के फेवर के अंदर अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के फेवर में, तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट मतलब बेसिकली यही होता है कि जब उसको साइन कर रही हैं दोनों पार्टीज जो उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो बट फॉर दिस द गवर्नमेंट वुड बी लाइबल टू पे द ड्यूटी चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ पे ड्यूटी कौन पे करेगा, गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक की ड्यूटी नहीं है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ड्यूटी पे करे। इसी तरीके से दो चीज़ें और मना की गई कि अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो जिसके चलते आप सेल, ट्रांसफर, डिपोजिशन कर रहे हो किसी भी तरीके से, किस चीज़ के लिए, किसी शिप या वेसल के लिए, तो उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज आती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ और इन फेवर ऑफ डेवलपर और यूनिट इन कनेक्शन विद द कैरिंग आउट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसके लिए भी कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के लिए था, ऐसी सेस के लिए कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होता है किसी सेस की यूनिट के थ्रू, सेस की यूनिट के लिए या उसके फेवर के अंदर, सेस की यूनिट के अंदर कौन, जो वहाँ डेवलपर है या जो यूनिट या कोई भी जो यूनिट या कोई और चीज़ जो कनेक्शन के अंदर हो रही है किससे रिलेटेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के, तो उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं होगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बता रखी है बेयर एक्ट के अंदर ही। फिर हमें बेसिकली ये एक केस था कमीशन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस जी एंगस का, 1889 का ही केस है। इसके अंदर ये बोला गया था जो जिसके लिए AIR 1932 का भी एक इंडिया का केस था, री स्वदेशी कॉटन मिल्स। इसके अंदर ये नोटिस किया गया कि द फर्स्ट थिंग टू बी नोटिस इज दैट द थिंग विच इज मेड लाइबल टू ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ के ऊपर अगर ड्यूटी लगानी है तो सबसे पहले देखनी है क्या उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन विदाउट इंस्ट्रूमेंट हो रही है तो वहाँ पे फिर हमें ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जो ड्यूटी है वो ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेगा, वो किसके ऊपर लगेगा, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगेगा। लेकिन फिर इस चीज़ से क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को बिना इंस्ट्रूमेंट के करेंगे, तो उससे क्या होगा, ड्यूटी इंपोज नहीं होगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जनरली हमें क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। और जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो हम जनरली किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन देखते हैं ओवर द फॉर्म। यानी कि मान लो आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपने इसकी हेडिंग दे दी कि ये जो है गिफ्ट डीड है, ठीक है, और गिफ्ट डीड के ऊपर मान लो, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कितने परसेंट लगती है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, मान लो 2% स्टैम्प ड्यूटी लगती है वैल्यू की। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो देखने को मिल रहा है कि नहीं, ये तो रेलिंक्विशमेंट डीड है। आपने तो टाइटल दे दिया गिफ्ट डीड का, बट ये रेलिंक्विशमेंट डीड है, और रेलिंक्विशमेंट डीड के ऊपर 5% ड्यूटी लगनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक इसका फॉर्म ऐसा दे दिया जिसके चलते आपको इसके ऊपर ड्यूटी कम पे करनी पड़ी। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि हमें इसका सब्सटेंस देखना होगा कि ये ओरिजिनली है किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट, तो हमें पता चलेगा ये तो रेलिंक्विशमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, तो फिर इसके ऊपर क्या किया जाएगा, 5% की ड्यूटी इम्पोज की जाएगी। और इस ऐसे ही मान लो क्या करते हैं, कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जैसे इसको गिफ्ट डीड बनाता है, लेकिन इस गिफ्ट डीड के अंदर 3-4 चीज़ें और करा देता है। इसी के अंदर वो सेल भी कर देता है, इसी के अंदर वो परचेज भी कर लेता है कोई चीज़, इसी के अंदर वो रेलिंक्विश भी कर देता है, इसी के अंदर मतलब 3-4 चीज़ें एक साथ कर देता है। तो अगर ये अलग अलग बनाता तो सबके ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ती। तो इसने क्या किया, सिर्फ गिफ्ट वाली ड्यूटी पे कर दी। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया कि अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो हर एक चीज़ के ऊपर आपको अलग से ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आप एक ही इंस्ट्रूमेंट में ये नहीं कि सारी चीज़ें करके और उसको एक ही नाम देके उसके ऊपर सिर्फ एक नॉर्मल सी स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ये सेक्शन 3 है जो कि बेसिकली किस बारे में बात करता है, चार्जिंग सेक्शन के ऊपर, कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो हमने समझ लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।